हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए एनटीपीसी के लिए अपन ने ये सीरीज शुरू की है एक, जिसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज, जिसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक तो सब्जेक्ट वाइज क्या होगा, वीडियो आएगा। उसमें भी क्या होगा, टॉपिक वाइज आएगा, सब्जेक्ट प्लस टॉपिक। सब्जेक्ट आ जाएगा जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री अपन ने पहले कंप्लीट कर रहे हैं, इसमें टॉपिक वाइज आएगा कि इसमें कौन सा टॉपिक पहले कर रहे हैं, ठीक है। इसमें अपन ने एक टॉपिक तो देख लिया है, यूरोपियो का आगमन। कौन सा? यूरोपियो का आगमन, ये टॉपिक तो अपन ने कर लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, याद जो है ये वाला है, ये मराठा है, ठीक है। मराठा वाला, मराठा साम्राज्य अपन को पूरा देखना है इस वीडियो में, ठीक है। ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो आता रहेगा। और वीडियो कैसा रहेगा? वन लाइनर, ठीक है। वीडियो में वन लाइनर रहेगा, ज्यादा टाइम है नहीं इसलिए वन लाइनर वीडियो ला रहा हूं। और ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप पे आपको बता देना है कि हमें पीडीएफ चाहिए, ठीक है। इस पे आप मैसेज करोगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए बात यह है कि आपको लग रहा है कि वन लाइनर है, क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा, तो देखिए वन लाइनर ऐसा है कि इसमें कंप्लीट करवा दिया हूं मैं। इसमें पूरा सब कुछ हो जाएगा वन लाइनर के रूप में। ऐसा नहीं कि शॉर्ट है एकदम, मतलब ये है कि पूरा आ जाएगा इसमें। ये पढ़ लिए बहुत क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब कि ये है 100 में से 90% क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे, 10 में से 9 क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको डिसाइड करना है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज जो है मराठा साम्राज्य कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ चाहिए, इस पे आप मैसेज करो, पीडीएफ मिल जाएगी। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को आप सब्सक्राइब करो, बस जितना हो सके उतना आप सब्सक्राइब करो, लोगों को शेयर करो, ठीक है। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है। शुरू करते हैं अपना मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के बारे में देखते हैं। इसमें देखिए डिटेल से चलेगा, वन लाइनर के रूप में है लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेगा, ठीक है। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ होने लगी। 17वीं शताब्दी में होने के साथ साथ ही देश में स्वतंत्र राज्यों की भी स्थापना का सिलसिला आरंभ हुआ। जैसे ही मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ, स्वतंत्र राज्यों की स्थापना का सिलसिला शुरू हो गया। उनमें राजनीतिक दृष्टिकोण से, ठीक है, सर्वाधिक शक्तिशाली कौन थे? मराठे थे। कि जैसे ही मतलब स्वतंत्र राज्यों की स्थापना का सिलसिला हुआ, उन स्वतंत्र राज्यों में सबसे अगर कोई शक्तिशाली देखा जाता है तो वो थे मराठे। अब देखते हैं मराठा साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? शिवाजी थे, शिवाजी को माना जाता है। इसीलिए अपन को शिवाजी पढ़ना है। शिवाजी का जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1630 से 1680 के बीच रहेगा। 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। अब बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। देखिए पिताजी का नाम था उनका शहाजी भोसले, इनकी माता का नाम था जीजाबाई, इनकी पत्नी का नाम था तुक्काबाई मोहिते, ठीक है। और दूसरी पत्नी का नाम था इनका साईबाई निम्बालकर, ठीक। इसके जो धार्मिक गुरु थे वो थे स्वामी रामदास, ठीक, वन लाइनर के रूप में आता है। तो ये सब कुछ आपको पढ़ना है। इनके जो गुरु और संरक्षक थे वो इनके दादा थे, जिनका नाम था कोणदेव। नेक्स्ट देखते हैं, इनकी राजधानी थी, मराठों की राजधानी रायगढ़। व्यक्तित्व पर इनके प्रभाव रहा, इनके व्यक्तित्व कैसा है कैसा नहीं था, इसका प्रभाव इनकी माता का रहा, जीजाबाई का इनके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा। इनका राज्याभिषेक हुआ था 6 जून 1674 को, ठीक है, 6 जून 1674 को। अब बात करते हैं आगे इनकी उपाधि। उपाधि इनको मिली थी छत्रपति राजा। छत्रपति की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब के द्वारा इनकी उपाधि दी गई थी, ठीक। शिवाजी का जन्म शिवनर के किले में 9 फरवरी 1630 में हुआ। इनकी माता का नाम जीजाबाई था, ठीक है, तथा इनका पिता का नाम साजी भोसले था। शिवनेरी देवी के नाम पर इनको शिवाजी नाम दिया गया। कौन सी? शिवनेरी देवी के नाम से इनका नाम पड़ा शिवाजी। इनकी माताजी ने प्रारंभ से ही इनको राष्ट्र व धर्म की रक्षा हेतु प्रेरित किया। दादाजी कोणदेव शिवाजी के संरक्षक थे, जो पूना स्थित शाहजी की जागीर की देखभाल करते थे, ठीक है। शिवाजी पर धरकरी संप्रदाय के अपने गुरु समर्थ रामदास का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। साथ ही साथ शिवाजी की प्रथम पत्नी साईचाई निम्बालकर थी तथा तीसरी पत्नी पुल्लाबाई थी, जो सती हो गई थी, ठीक है। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर में नौकरी करते थे, ठीक है। अब देखते हैं आगे। ये इनका बेसिक हो गया पूरा। इसमें से क्वेश्चन बनेगा तो ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीजें हैं, ये नहीं है। ये वाला पोर्शन है ना, ये जो अपन ने पढ़ा, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। इनमें से है कि इनके माता का नाम, इनका राज्य, ये वो, इनके संरक्षक कौन थे, ठीक है, इनके धार्मिक गुरु कौन थे, इस टाइप से। अब देखते हैं आगे। शिवाजी के व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव उनकी माता जीजाबाई का पड़ा, ये अपन ने देख लिया था। सर्वप्रथम शिवाजी ने 1643 में बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर अधिकार किया। सबसे पहले बीजापुर के सिंहगढ़ पे अधिकार किया। तत्पश्चात एक साल बाद 1644 में उन्होंने बीजापुर के तोरण पर भी अधिकार कर लिया, ठीक। 1656 तक शिवाजी ने चाकन, पुरंदर, बारामती, सुपा, तिकोना और लोहगढ़ आदि किलों पर अधिकार कर लिया था, ठीक। 1656 में शिवाजी की महत्वपूर्ण विजय जावली की थी, ठीक है। जावली एक मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य के अधिकार में था। अप्रैल 1656 में इन्होंने रायगढ़ के किले पर भी अधिकार कर लिया। ये याद रखना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अप्रैल कब की बात है? अप्रैल 1656 में इन्होंने क्या किया था? रायगढ़ के किले पर भी कब्जा कर लिया था, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट। उन्होंने अपनी राजधानी बनाया, जिसे उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। ये सारी बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात है ये पूरी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। शिवाजी की विस्तारवादी नीति से बीजापुर शासक
सशंकित हो उठा। उसने शिवाजी की शक्ति को दबाने और उनको कैद करने के लिए अपने योग्य सरदार अफजल खां को भेजा। ठीक है, अफजल खां को भेजा। यहां से अफजल खां की भी एंट्री होती है। ब्राह्मण दूत कृष्णा जी भास्कर से अफजल खां की मनसा का पता शिवाजी को चला। शिवाजी को जो अफजल खां की क्या मनसा है वो कौन बताया था? ठीक है, कृष्णा जी उनको बताए थे कि अफजल खां की ऐसी मनसा है। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 में अफजल खां की हत्या कर दी। ठीक है, ये भी याद रखना, 10 नवंबर 1659 अफजल खां की हत्या कर दी थी। अब बात करते हैं आगे। 1660 में मुगल शासक औरंगजेब ने शाहिस्ता खां को शिवाजी को समाप्त करने के लिए दक्षिण का गवर्नर बनाकर भेजा था। ठीक है, शाहिस्ता खां ने बीजापुर के शासक से मिलकर के शिवाजी को समाप्त करने की योजना बनाई, क्योंकि बीजापुर के शासक से पहले ये युद्ध कर चुके थे शिवाजी, तो इसलिए इनके दुश्मन से मिले हैं। अब बात करते हैं आगे। शिवाजी ने शाइस्ता खां पर रात्रि में चुपके से आक्रमण कर दिया और शाइस्ता खां घबरा कर भाग गया था। ठीक, देखिए एक स्टोरी के रूप में चल रही है, तो आप इसको अच्छे से सुनते रहिए। आप एक बार इसको अच्छे से सुनोगे और उसके बाद में आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आपको, उनको आप हाईलाइट कर लेना। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ हाईलाइट, वैसे ये हाईलाइट तो रहेगा ही। आपको जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो उनको आप और कर लेना और ये पीडीएफ ले लेना और फिर इससे रिवीजन कर लेना बस। ठीक है, फिर उससे मराठा साम्राज्य से जितने क्वेश्चन लगा सको आप उतने क्वेश्चन लगाना। ठीक है, एमसीक्यू जितने लगा सको उतने लगाना, आपका हो जाएगा। लगभग लगभग 90%। ये है कि 90% है ना, ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन। बात करते हैं, शिवाजी ने 1664 से और 1670 में सूरत को लूटा था। ठीक, शिवाजी ने 1664 से 1670 में सूरत को लूटा। अब बात करते हैं आगे। 1665 में शिवाजी की जयसिंह से पुरंदर की संधि हुई। ठीक है, पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। ठीक, ओके। अब बात करते हैं आगे, जिसके अनुसार शिवाजी मुगल दरबार आगरा मई 1666 में पहुंचे थे। इस संधि के तहत वो कहां गए थे? आगरा गए थे। शिवाजी गए थे आगरा इस संधि के, पुरंदर की संधि के 1666 में। शिवाजी मुगल दरबार जयपुर भवन आगरा, मतलब ये जयपुर भवन है आगरा में, तो वहां में कैद से सफलतापूर्वक 16 अगस्त 1666 को निकलकर भागे एवं 22 सितंबर 1666 को रायगढ़ पहुंचे थे। मतलब कि ये पुरंदर की संधि हुई थी, शिवाजी को बुलाने का एक प्लान था। इस पुरंदर की संधि के तहत ये बात की गई कि आप आगरा आओगे, ठीक है, और मुगल दरबार में आओगे कोई बातचीत का रास्ता अपनाने के लिए। और जैसे ही आगरा पहुंचे, इनको धोखे से वहां कैद कर लिया गया। उसके बाद में ये कैद से छोड़ के भागे थे 16 अगस्त 1666 को। ठीक है, वहां से छोड़ करके भागे। इतना आपको याद नहीं रखना है, ये डेटे सारे इतनी याद नहीं रखनी है, ये सिर्फ स्टोरी के रूप में है, ताकि आपको थोड़ा बहुत एक इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, इंपॉर्टेंट जितनी भी चीजें हैं वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ और आपको जो इंपॉर्टेंट लगे वो आप हाईलाइट करते जाना। 5 जून 1674 में शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में कराया था। ठीक है, राज्याभिषेक किससे कराया था? इनसे। ठीक, अब बात करते हैं आगे। वह छत्रपति की उपाधि धारण की। शिवाजी ने रायगढ़ को ही अपनी राजधानी बनाया। 1677 में शिवाजी का कर्नाटक अभियान उनका अंतिम सैन्य अभियान था। कब था? 1677 में उनका कर्नाटक अभियान अंतिम सैन्य अभियान था। अब बात करते हैं आगे। मात्र 53 वर्ष की उम्र में 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी का निधन हो गया। शिवाजी का राज्य 4 प्रांतों में विभक्त था। अब बात करते हैं आगे। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। अब बात करते हैं शिवाजी के अष्टप्रधान का जो मंत्रिमंडल थे उनमें कौन कौन 8 होते थे, एक बार इनको पढ़ लेना है। देखिए, देखते हैं। इनमें सबसे पहला आता है पेशवा, या एक होता था प्रधानमंत्री का पद इनमें। ठीक, इसका कार्य क्या होता था? संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करने का सर्वोच्च अधिकारी होता। जो राज्य की जो शासन की देखभाल, किस प्रकार से शासन चलेगा, इसका सर्वोच्च जो अधिकारी था वो था पेशवा। अमात्य या राजस्व मंत्री होता था। इसका कार्य तो वित्त मंत्री के समान आय व्यय का हिसाब किताब रखना था। ठीक है, अमात्य का ये आय व्यय का हिसाब रखता था, एक तरह से वित्त मंत्री की तरह कार्य करता था। यह है वाक्यान्वित मंत्री। इसका काम होता था गुप्तचर, ठीक है, संधि विग्रह, सूचना जैसे विभागों का अध्यक्ष होता था। जितने भी गुप्तचर विभाग होते थे उनका ये अध्यक्ष होता था। उसके बाद में देखते हैं सुरु ए नवीस। ठीक है, सुरु ए नवीस या सचिव, इसका ये राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना था। उसके बाद में ये देखते हैं विदेश मंत्री। ये विदेश मंत्री विदेशी राजदूतों का स्वागत, विदेशियों से संधि विग्रह का कार्यों में, मतलब कि इनमें सलाह देता था इनकी। उसके बाद में आता है सेनापति, जिसे सरी ए नौबत भी बोला जाता था। ये सेना का प्रधान होता था। सैनिकों की भर्ती तथा अनुशासन हेतु इनका जिम्मेदारी होती थी। न्यायाधीश, इसका काम मुख्य न्यायाधीश की तरह होता था। ठीक है, और पंडित राव, ये विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व निभाता था। इनमें से सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है देखिए न्यायाधीश, ये आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा क्या था। ये सेनापति, सरी ए नौबत वैसे भी पता चल जाएगा। ठीक है, विदेश मंत्री का भी आपको सबको ऐसे ही पता चल जाएगा। ये एक तो सचिव का राजकीय पत्र व्यवहार का देखना, ठीक है, ये देख लेना। एक इसके बारे में देख लेना, ये अजीब सा नाम है तो इसमें भी। और ये राजस्व मंत्री आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये शासन व्यवस्था ए भी। ठीक है, ये 8 अपन ने देख लिए हैं। उसके बाद में आगे बात करते हैं। ये सारे वन लाइनर के रूप में है, लेकिन है बड़े इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा किसी भी हालत में। आप कुछ भी कर लेना, पूरे 8 के 8 आपको बता दिया हूँ। इतना जो बेसिक नॉलेज था ये वाला पूरा बेसिक दे दिया हूँ। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने हाईलाइट कर दी है। ठीक है, आपको जो हाईलाइट करनी है वो और कर सकते हैं आप। शिवाजी की सेना नियमित तथा स्थायी सेना थी। इनकी सेना होती थी वो स्थायी होती थी। सेना का मुख्य भाग पैदल और घुड़सवारी सेना होती थी। ठीक है, इनकी सेना का मुख्य भाग जो जितना भी था वो पैदल और घुड़सवार दोनों होती थी।
आगे बात करते हैं। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी, 3 भागों में थी। पागा सेना एक होती थी इनकी, कौन सी सेना? पागा सेना। ठीक है, बात करते हैं कौन सी सेना? पागा सेना। एक होती थी पागा सेना, जो नियमित घुड़सवार सैनिक होते थे। जितने भी नियमित घुड़सवार सैनिक होते थे उनको पागा सेना बोलते थे। सिलेदार, सिलेदार बोलते थे अस्थायी घुड़सवार। देखिए, एक होता है यहाँ पे नियमित दे रखा है, ये हमेशा घुड़सवार, हमेशा ये सैनिक है ना घोड़े पे चलेंगे। एक ऐसे जो कभी कभी घोड़े पे चलते थे, अस्थायी है, सिलेदार। ठीक, और उसके बाद में पैदल पैदल चलने वाली सेना। ये 3 इनकी सेना 3 भागों में बटी हुई थी। बात करते हैं आगे। घुड़सवार सेना भी 2 भागों में विभक्त थी। ये जो घुड़सवार सैनिक है पागा सेना, ये भी 2 भागों में थी। एक आता है बरगीर, वे घुड़सवार सैनिक जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और शस्त्र दिए जाते थे, मतलब राजा लोग देते, राज्य की तरफ से उनको मिलते थे। शिलेदार, ये स्वतंत्र सैनिक थे जो अपने अलग, मतलब कि अपने अस्त्र शस्त्र स्वयं रखते थे। ठीक है। मावला सैनिक शिवाजी के अंगरक्षक होते थे। मावले एक पहाड़ी लड़ाकू जाति थी। ठीक है। शिवाजी की सेना में मुसलमान सैनिक भी होते थे। शिवाजी ने कोलाबा में एक जहाजी बेड़े का भी निर्माण कराया था, जो 2 कमानों में बटी हुई थी। एक नायक हिंदू और दूसरी दरिया शारंग मुसलमान के अधीन रहती थी। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था अहमदनगर राज्य में मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई रेतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। ठीक है, इनकी जो राजस्व व्यवस्था थी वो ये मलिक अंबर ने रेतवाड़ी प्रथा अपनाई थी, इस पे आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मापक घड़ी को आरंभ करवाया था। ठीक है, ये सारा ही चीज इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सब लोगों के लिए, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं आगे। आरंभ में शिवाजी ने पैदावार का 33%, शुरुआत में कितना लिया था? शुरुआत में आरंभ में पैदावार का 33% लगान वसूला था, किंतु बाद में स्थायी कर और चुंगियों को माफ करने के बाद बढ़ाकर के 40% कर दिया था। जितने भी स्थायी कर थे ये सारे हटा दिए थे, जितने भी चुंगिया थी ये हटा करके फिर 40% कर दिया था इनका। ठीक है, पैदावार का। राजस्व नगद वस्तु के रूप में चुकाया जाता था। ठीक है, जो ये राजस्व लेते थे, टैक्स लेते थे, ये अनाज के रूप में चुकाया जाता, पैसा नहीं दिया जाता था। गांव के प्राचीन पैतृक अधिकारी पाटिल और जिले के देशमुख या देश पांडे होते थे। मराठा कराधान प्रणाली में चौथ और सरदेशमुखी 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर थे। इनके जो कराधान प्रणाली है इसमें चौथ और सरदेशमुखी ये महत्वपूर्ण होते थे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। चौथ, चौथ क्या होता था? चौथ विजित राज्यों के क्षेत्रों से उपज के 1/4 भाग के रूप में वसूल किया जाता था। चौथ होता था जितने भी जीते गए राज्य हैं उन राज्यों से, मतलब कि 1/4 भाग टैक्स के रूप में लेते थे, उसको बोलते थे चौथ। चौथ मतलब 1/4 भाग। सरदेशमुखी ये एक आय का 10% या 1/10 भाग होता था, अंश के रूप में होता था, जो एक अतिरिक्त कर था। शिवाजी के अनुसार देश के वंशानुगत सरदेशमुख, ठीक है, जो प्रधान या मुखिया होने के नाते और लोगों के हितों की रक्षा करने के बदले उन्हें सरदेशमुखी लेने का अधिकार था। ठीक है, ये 10% था, 1/10 भाग था। देखिए, 1/10 भाग था तो सरदेशमुखी और 1/4 भाग था चौथ। ये 2 इनका प्रणाली थी। अब बात करते हैं आगे। मोकास, चौथ से प्राप्त आय का 2/3 भाग मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था। ये सारे कोई मतलब नहीं है। बबीत, ये भी कोई मतलब। ठीक है, ये जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, और अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट लगे वो आप लोग भी हाईलाइट कर लीजिएगा। ये पाल पट्टी कर, एक पाल पट्टी कर हुआ था जो दक्षिण भारत में मराठा शासन के दौरान पिंडारियों का प्रभुत्व अपने चरम पर था। पिंडारियों का प्रभुत्व अपने चरम पर था। मराठा शासकों को अपने सैन्य अभियानों में पिंडारियों की काफी सहायता मिलती थी। पेशे से लुटेरे पिंडार पाल पट्टी नामक कर वसूलते थे तथा इसके बदले में मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में उनका साथ आते थे। ठीक है, पाल पट्टी कर ये पिंडारियों का एक था। ठीक है, शिवाजी के उत्तराधिकारी जितने भी शिवाजी के बाद में जो हुए शासन व्यवस्था में आए, उनको उत्तराधिकारी उनके बारे में पढ़ना है। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र संभाजी मराठा राज्य की गद्दी पर बैठा। औरंगजेब ने अचानक आक्रमण करके संभाजी तथा उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया, फिर उनका वध कर दिया। साथ ही पुत्र जो शाहू था और पत्नी यशुबाई को भी गिरफ्तार कर रायगढ़ के किले में कैद कर दिया। ठीक है, रायगढ़ इनकी राजधानी थी, वहीं पे इनको कैद कर दिया। अब बात करते हैं आगे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी व संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को, ये चीज और ध्यान रखना है। उसके बाद में देखते हैं, संभाजी की निर्मम हत्या के बाद उसके सौतेले छोटे भाई राजा राम को राज्य के सिंहासन पर बैठाया गया और उसके नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध मराठों ने अपना संघर्ष जारी रहा। 1689 तक राजा राम मुगलों के आक्रमण की आशंका से रायगढ़ छोड़कर के जीजी भाग आया, जो मराठा साम्राज्य की राजधानी रही। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है, ये चीज भी आपको याद रख लेना है। उसके बाद में बात करते हैं आगे। जिंजी के बाद राजा राम ने 1699 में सतारा को मराठा की राजधानी बनाया। सतारा को मराठा की राजधानी तथा मृत्यु उपरांत 1700 में मुगलों का संघर्ष जारी रहा। उनके बाद भी मुगलों से उनका संघर्ष जारी रहा। ठीक है, देखते हैं। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक कराकर मराठा साम्राज्य का वास्तविक संरक्षिका बन गई तथा उसने भी मुगलों से संघर्ष जारी रखा। उसने रायगढ़, सतारा तथा सिंहगढ़ आदि किलों को जीत लिया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके पुत्र मुअज्जम ने 8 मई 1707 में शाहू को कैद से मुक्त कर दिया था। ठीक है, शाहू जी को गिरफ्तार कर लिया था, उनको कैद से मुक्त कर दिया था। 17 अक्टूबर
1707 को साहू और ताराबाई के मध्य खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू बालाजी विश्वनाथ की मदद से विजय हुआ। साहू की मदद कौन किया? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, खेड़ा का युद्ध, ये भी याद रख लेना है, ये चीज भी याद रख लेना है। साहू ने 22 जनवरी 1708 में सतारा में अपना राज्याभिषेक कराया। साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग ही थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले से पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया। ठीक है, 1713 की बात करते हैं तो यहाँ पे साहू ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं पूरी, और तो कहानी है। ठीक है, और सारी चीजें कहानी है, इतना आपको ज्यादा ध्यान रखना है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, इनको ज्यादा पढ़ना है, और आपको अगर जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप हाईलाइट कर लेना। ठीक है, आपके हिसाब से। 1719 में बालाजी विश्वनाथ और सैयद हुसैन अली के बीच हुई संधि का मुख्य कारण फर्रुखशियर को गद्दी से हटाना था। ठीक है, 1719 में बालाजी विश्वनाथ मराठों की एक सेना लेकर, कौन? बालाजी विश्वनाथ मराठों की एक सेना लेकर सैयद बंधुओं की मदद के लिए दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने बादशाह फर्रुखशियर को हटाने में सैयद बंधु की मदद की और मुगल साम्राज्य की कमजोरी को प्रत्यक्षतः देखा। ठीक, इतिहासकार रिचर्ड टेम्पेल ने मुगल सूबेदार हुसैन अली तथा बालाजी विश्वनाथ के बीच 1719 में हुई मुगल मराठा संधि को मराठा साम्राज्य के मेघना कार्ड की संज्ञा दी। ठीक है, ये इनके बीच में जो संधि हुई थी उनको मराठा साम्राज्य का मेघना कार्ड बोला गया। किसने बोला? ये भी याद रखना, इसने। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद साहू ने उनके पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा नियुक्त किया। इस प्रकार बालाजी विश्वनाथ के परिवार पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था, ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1750 में रघुजी भोसले की मध्यस्थता के कारण राजाराम तथा पेशवा के बीच संगोला की संधि हुई, या संगोली की संधि हुई थी। ठीक है, कौन सी संधि? ये संधि इनके बीच में हुई थी, रघुजी भोसले और राजाराम के बीच में। 1752 में झलकी की संधि में निजाम ने मराठों को बरार मतलब कि हरा करके आधा क्षेत्र दे दिया गया था। 1754 में मराठे रघुनाथ राव के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचे और वजीर गाजियाद्दीन की सहायता करते हुए उन्होंने अहमद शाह को सिंहासन से हटाकर आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बना दिया गया। ठीक है, आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बना दिया गया। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ, जिसमें अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली और अब्दाली ने मराठों को पराजित किया। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम खां गर्दी कर रहा था। ये इतना याद रख लेना आप लोग। ठीक है, इतना। आगे बात करते हैं। इस युद्ध में पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने नाबालिग बेटे विश्वास राव के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी, किंतु वास्तविक सेनापति उनका चचेरा भाई सदाशिव राव भाऊ था। पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित के शब्दों में पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। इतिहासकार JN सरकार के अनुसार महाराष्ट्र में संभवतः ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसने कोई न कोई संबंधी न खोया हो, तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया। ये भी अगर देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। आगे बात करते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ, ये सबको पता है। में मराठों के पराजय की सूचना बाजीराव को एक व्यापारी द्वारा कूट संदेश के रूप में पहुंचाई गई, जिसमें कहा गया कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहरें लुप्त हो गई और चांदी तथा तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार तथा बालाजी की अकस्मात मृत्यु हो गई थी। साथ ही 1761 में के बाद उसका पुत्र माधव राव प्रथम पेशवा बना। उसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। इतना अपन ने देख लिया है। अब आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं। माधवराव प्रथम के सरदार महादजी सिंधिया, ठीक है, महादजी सिंधिया ने निर्वासित मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशनभोगी बन गया था। पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय की अल्प आयु के कारण राज्य की देखभाल 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद में महादजी सिंधिया एवं नाना फडणवीस 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे। माधवराव नारायण द्वितीय के शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। ये इंपॉर्टेंट है। जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको हाईलाइट कर रहा हूं, आपको जो लगे आप कर लेना। ठीक है, अंतिम पेशवा जो राघवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। इस सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा साम्राज्य था। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अस्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया।
अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जाने के लिए भेज दिया गया, जहां 1853 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आंग्ल मराठा युद्ध, जितने भी अंग्रेजों, ठीक है, जितने भी ब्रिटिश लोग थे और जो मराठा थे, ठीक है, ब्रिटिश और मराठों के बीच में जो युद्ध हुए उनको बोला जाता है आंग्ल मराठा युद्ध या आंग्ल मराठा संघर्ष। ये 3 हुए, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, ये इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। उसके बाद में जितने भी इंपॉर्टेंट है मैंने हाईलाइट कर दिए, इनको पढ़ लेना, काम बन जाएगा। आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ना है अपन को, जिसमें से पहला है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इसकी डेट याद रखना, 1775 से 82, 7 साल चला था, 1775 से 82, याद रखना ये चीज। 1775 में रघुनाथ राव तथा अंग्रेजों के मध्य सूरत की संधि हुई। ठीक, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सूरत की संधि हुई रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में 1775 में सूरत की संधि। इस संधि के फलस्वरूप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। ठीक, 1782 में सालबाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। ये युद्ध समाप्त होते थे, एक दूसरे के विजित क्षेत्र लौटा दिए गए। जितने भी एक दूसरे अंग्रेज मराठों के जितने भी क्षेत्र जीते या मराठे अंग्रेजों के जितने क्षेत्र जीते थे उनको इस सालबाई की संधि के तहत मतलब वापस कर दिए थे। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, 75 से 82। पहले आंग्ल मराठा युद्ध जो उसकी अंत हुआ उसका किस संधि के साथ हुआ, सालबाई की संधि। ठीक है, सालबाई की संधि हुई थी पहले आंग्ल मराठा युद्ध के समय। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 6 बोलते हैं। इसमें भोसले जो थे ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 को देवगांव की संधि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप उसने कटक और वर्धा नदी के पश्चिमी भाग अंग्रेजों को दे दिए थे। ठीक, ये बात याद रखना। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1817 से 18। यह युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के आने पर प्रारंभ हुआ। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने नागपुर के राजा पेशवा सिंधिया से अपमानजनक संधियां की। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये चीज याद रख लेना। इसमें भी लॉर्ड हेस्टिंग याद रखना, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध। और ये जितने पेशवा, ये जितने भी इसे अपमानजनक संधियां की, ये मराठा ये वंशानुगत पेशवा पद थे, इनको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ये अपना जितने भी मराठा वाला टॉपिक था ये था। और ये इंपॉर्टेंट जितने भी संधियां हैं ये एक बार पढ़ लेना, ये जो इंपॉर्टेंट है। देखिए, सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में, ठीक है, सालबाई की संधि 1782 में, ये बसीन की संधि 1802 में, ठीक है, देवगांव की संधि 1803 में, अर्जुन गांव की संधि 1803 में, राजापुर घाट की संधि 1804 में, नागपुर की संधि 1816 में, ग्वालियर की संधि 1817 में, ठीक है, पूना की संधि 1817 में और मंदसौर की संधि 1818 में। ठीक, ये आप जितना भी मैंने हाईलाइट किया उतनी चीजें आप याद रख लेना। बहुत से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ये आपका हो गया है कौन सा टॉपिक। देखिए, पहला टॉपिक आपका था यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन। दूसरा टॉपिक हो गया आपका कौन सा, मराठा। मराठा साम्राज्य। ये 2 टॉपिक आपके हो गए हैं एनटीपीसी के लिए। ठीक है, ये वन लाइनर के रूप में है, ये आपको बहुत सा मतलब ये है कि काम आएगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये है कि शॉर्ट टाइम में, कम टाइम में आपको मैंने हाईलाइट करके दे दिया है। इतना आप याद रखना, बहुत से क्वेश्चन बन जाएंगे। और आप सभी से ये है कि पीडीएफ, अगर ये पीडीएफ चाहिए इस नंबर पे मैसेज कर देना, पीडीएफ मिल जाएगी। और आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को है ना सब्सक्राइब करना है। जितना हो सके उतना आपको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, शेयर करो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आगे कौन सा टॉपिक पे वीडियो आए, ठीक है, आप भी बता सकते हैं आगे किस टॉपिक पे वीडियो लाए, तो आप उसको कमेंट में डाल सकते हैं। थैंक यू आप सभी का। ओके।